नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन, भारत बंद के दौरान हाईवे जाम करने वालों के खिलाफ पलवल में एफआईआर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी में बगावत, पार्टी को बदलना पड़ा उम्मीदवार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में 50,000 से ज़्यादा नए कोरोना मरीज मिले। इधर पीएम के कार्यक्रम में उड़ी कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन, भारत बंद के दौरान हाईवे जाम करने वालों के खिलाफ पलवल में एफआईआर। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया। इस दौरान पलवल में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जाम कर दिया था। इस मामले को लेकर पलवल पुलिस ने 16 नामजद और 450 से 500 अन्य किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पलवल में भी किसान नेताओं ने नेशनल हाईवे को करीब 4 घंटे के लिए जाम कर दिया था। पुलिस ने अब नेशनल हाईवे जाम करने के आरोप में कुछ नामजद किसान नेता तथा अन्य किसानों के खिलाफ नेशनल हाईवे एक्ट 8B 148, 149, 66, 283, 353 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सदर थाना प्रभारी आनंद कुमार ने बताया कि नामजद लोगों के नाम औरंगाबाद गांव के निवासी सुमंद्र, महेंद्र, जयराम, होशियार, मेघ सिंह, हरि, सुमेर, बुद्धि, शिवराम, नत्थी, अतर सिंह, रतन सिंह, रामवीर व गांव जनौली निवासी छोटा पहलवान है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों द्वारा आड़े तिरछे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर हाईवे जाम करने की वजह से वाहन फंसे रहे। आवागमन में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम में आर्मी की गाड़ियां व एम्बुलेंस भी फंसी रहीं। वहीं किसान नेताओं ने बताया कि सरकार का रवैया बिल्कुल तानाशाह पूर्ण है। भारत बंद का आह्वान पहले से ही था। हर किसी को पहले से ही पता था कि 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद है। हाईवे जाम के दौरान आपातकालीन वाहन जैसे आर्मी गाड़ी, स्कूल बस, पुलिस गाड़ी, एम्बुलेंस व दमकल विभाग सहित किसी भी वाहन को जाम में फंसने नहीं दिया, बल्कि उनको रास्ता देकर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। सरकार केवल किसानों को डराने के लिए इस तरह के मुकदमे दर्ज कर रही है, लेकिन किसान डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर लिखित में कानून नहीं बनेगा, तब तक धरना पूर्ण रूप से कायम रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि आज होली का पर्व है। किसान धरना स्थल पर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया जाएगा। साथ ही हमारा ब्रज का क्षेत्र है, परंपरागत तरीके से धरना स्थल पर चौपाई, रसिया, रागनी, संगीत व नृत्य का आयोजन कर होली का पर्व मनाया जाएगा। किसान भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक न एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और ये तीनों काले कानून वापस लेकर लिखित में एमएसपी की गारंटी देनी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021, बीजेपी में बगावत, पार्टी को बदलना पड़ा उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रथम चरण में हुए मतदान के बाद दावा किया कि भाजपा को पहले चरण में 26 सीटें मिलेंगी। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत की उम्मीद में बैठी भाजपा को अपने ही कार्यकर्ताओं का खूब विरोध झेलना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद बीजेपी को अपना उम्मीदवार तक बदलना पड़ गया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में नामांकन करने पहुंचे भाजपा उम्मीदवार तपन बागड़ी को पार्टी कार्यालय से फोन आने के बाद बैरंग वापस लौटना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान की गलसी सीट से तपन बागड़ी को उम्मीदवार घोषित किया गया था। बागड़ी का नाम घोषित किए जाने के बाद से स्थानीय कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बीजेपी उम्मीदवार तपन बागड़ी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज है। इसके बावजूद भी पार्टी ने बागड़ी को गलसी सीट का उम्मीदवार बनाया है। हालांकि सोमवार को गलसी सीट से घोषित भाजपा उम्मीदवार तपन बागड़ी जिला निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन कराने भी पहुंचे, लेकिन ऐन वक्त पर बागड़ी को कोलकाता भाजपा कार्यालय से फोन कर नामांकन नहीं करने का आदेश दिया गया। पार्टी के इस फैसले पर तपन बागड़ी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं यहां नामांकन करने आया था, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे एक बड़े नेता ने फोन कर अपना नामांकन नहीं करने को कहा। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। ऐन मौके पर तपन बागड़ी का टिकट काटने पर भाजपा जिलाध्यक्ष अभिजीत ताहा ने द टेलीग्राफ को बताया कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज था, इसलिए हम उन्हें चुनाव मैदानी में नहीं उतार सकते थे। टिकट वापस लेने का फैसला शीर्ष नेतृत्व ने किया था। तपन बागड़ी के टिकट कटने पर कई इस मामले भाजपा के पुराने और नए कार्यकर्ता विवाद से भी जोड़कर देख रहे हैं। पार्टी ने बागड़ी की जगह भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के विकास विश्वास को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। प्रथम चरण का मतदान 27 मार्च को हो चुका है। दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल, पांचवें चरण के लिए 17 अप्रैल, छठे चरण के लिए 22 अप्रैल, सातवें चरण के लिए 26 अप्रैल को और अंतिम चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में 50,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले। इधर पीएम के कार्यक्रम में उड़ी कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संकट एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 56,211 नए केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही 271 लोगों की मौत हुई है। इधर लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। केरल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी लोग बिना मास्क पहने पहुंचे थे। कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया था। लोग एक दूसरे के साथ काफी करीब होकर बैठे हैं। इससे पहले भी बंगाल और असम के चुनावी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसमें गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के 28 दिनों बाद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। फारूक अब्दुल्ला के संक्रमित पाए जाने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। बताते चले कि हाल ही के दिनों में संक्रमण में तेजी देखने को मिली है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार सोमवार की तुलना में मंगलवार को संक्रमण में 17.36% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 37,028 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। देश में बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि बहुत लोगों को लगता है कि कोविड वायरस के खिलाफ वैक्सीन आ गई है, अब सब ठीक हो गया है। यानी लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लोग कोविड-19 को हल्के में ले रहे हैं। सुपर स्प्रेडर इन्वेंट्स हो रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम इलेक्शन 2021, सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला, असम को कुशासन से बचाने की लड़ाई, विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रविवार को दावा किया कि असम में विधानसभा चुनाव राज्य को भाजपा के कुशासन से बचाने की लड़ाई है। पायलट ने बराक घाटी क्षेत्र के सिलचर और करीमगंज में अपनी 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में संकट की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी नहीं रही। उन्होंने कहा, हम सत्ता में आने के लिए बल्कि असम के लोगों को भाजपा के कुशासन से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा धार्मिक आधार पर लोगों को बांटती है तथा चाहे असम हो या देश, लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जब लोग नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के दौरान संकट में थे तब भाजपा सरकार कहीं भी नजर नहीं आई, इसलिए यह समय है कि हम इस पार्टी को सत्ता से बाहर करें। पायलट ने इस बात पर बल दिया कि असम में कांग्रेस सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 5 सालों में बीजेपी ने सीएए, एनआरसी, निरंकुशता, महंगाई एवं सांप्रदायिकता दी, नौकरियां नहीं दी। देश और असम के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। कांग्रेस ने गारंटी दी है कि वह 5 सालों में 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा निवर्तमान सरकार में सत्ता के 2 केंद्र के रूप में काम करने की अफवाहों की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, असम में कोई नहीं जानता कि कौन मुख्यमंत्री है। जिसने पद की शपथ ली है, क्या वह मुख्यमंत्री है या वह जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। भाजपा ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और कहा कि अगली सरकार के गठन के समय संसदीय बोर्ड इस बारे में निर्णय लेगा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव के साथ पायलट ने कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में करीमगंज शहर में एक जुलूस का नेतृत्व भी किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, आज शाम थम जाएगा दूसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार, नंदीग्राम पर सबकी नजर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रदेश की एक सीट ऐसी है जिसका नतीजा देश की राजनीति में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति जानना चाहता है। वह सीट है नंदीग्राम। इस नंदीग्राम सीट के देश भर में चर्चित होने के पीछे की वजह है इससे लड़ने वाले प्रत्याशी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम सीट से अपना भाग्य आजमा रही हैं और उन्हें चुनौती भी उनके पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी से मिल रही है, जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, जिसे ममता बनर्जी ने स्वीकार किया था। पूर्व मेदिनीपुर जिले की इस प्रतिष्ठित सीट पर जबरदस्त प्रचार चल रहा है, जो आज मंगलवार की शाम को थम जाएगा, क्योंकि यहां पर दूसरे चरण के चुनाव के तहत 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में ममता बनर्जी तथा शुभेंदु अधिकारी को इस सीट पर जीत प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी और भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के पिता के बीच जमकर जुबानी जंग जारी है। अधिकारी और उनके पिता शिशिर अधिकारी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि कृषि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान 14 मार्च 2007 को पिता पुत्र की जानकारी के बिना पुलिस नंदीग्राम में नहीं आ सकती थी। बनर्जी ने कहा कि पिता पुत्र की जानकारी के बिना 2007 में पुलिस नंदीग्राम घुस सकती थी। उन्होंने कहा, यह मेरी गलती है कि मैंने उन्हें इतना प्यार दिया। गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता शिशिर अधिकारी और उनके एक भाई सौमेंदु ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। बनर्जी उन्हें गद्दार बता रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, मैंने
शुभेंदु अधिकारी को परिवहन, पर्यावरण, सिंचाई मंत्री बनाया था। मैंने उन्हें हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर का अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने कहा कि मैंने उनके पिता शिशिर अधिकारी को दीघा विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया। मैंने उनके भाई सोमेंदु अधिकारी को हल्दिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया। मैंने उनके भाई को कोंटोई नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया। बनर्जी ने कहा कि मैंने एक ही परिवार को कम से कम 10 पद दिए और उन्होंने इस तरह से उसका प्रतिफल दिया। उन्होंने जहरीले गद्दारों की तरह विश्वासघात किया। ममता बनर्जी के आरोपों पर शिशिर अधिकारी ने कहा कि वह निरर्थक बातें कर रही हैं क्योंकि वह समझ गई हैं कि वह नंदीग्राम से हार रही हैं। उन्होंने कहा कि बनर्जी ने शुभेंदु के कारण नंदीग्राम आंदोलन का लाभ उठाया, जिन्होंने माकपा के आतंक के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। वह अब हमारे खिलाफ बोल रही हैं क्योंकि हमने उनके काम करने के तरीके का विरोध किया। उनका नंदीग्राम और बंगाल के लोगों के सामने पर्दाफाश। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने उप मुख्यमंत्री के आवास का किया घेराव। दुष्यंत चौटाला बोले सख्त कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के तहत होली वाले दिन भी किसानों ने विरोध किया। किसान सभा से जुड़े हुए किसान बरनाला रोड स्थित उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास के समक्ष पहुंचे और नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि एक तरफ आंदोलन में 300 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, उधर दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री लड्डू बांट रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के आवास के आगे लगा टेंट हटाया जाए। किसान नेता लखविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, रणधीर जोधका, गुरप्रीत सिंह ने कहा कि पिछले 4 महीनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी सुध नहीं दे रही है। किसानों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए उप मुख्यमंत्री आवास के समक्ष भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। डीएसपी मुख्यालय आर्यन चौधरी, सिविल थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह किसानों को समझाते नजर आए, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। बाद में किसानों ने उप मुख्यमंत्री आवास के दूसरी तरफ सड़क के बीच बैठकर धरना दे दिया। उप मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले इस मार्ग को बैरिकेड बंद किया हुआ है और यहाँ पुलिस बल तैनात रहता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रविवार शाम को सिरसा पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कुछ लोग किसान आंदोलन का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। सरकार नहीं चाहती प्रदेश का माहौल तनावपूर्ण बने, इसलिए बॉर्डर पर बैठे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मदद दी जा रही है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन अगर कोई तनावपूर्ण हरकत करता है तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम करेगी। वे रविवार को अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह किसान आंदोलन में रहकर राजनीति का रूप लेने लगा है। पिछले 1 महीने के घटनाक्रम पर निगाह डालें तो अब किसान सभा नहीं राजनीतिक सभा होने लगी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को वे फसल खरीद सीजन में सभी 6 फसलें एमएसपी पर खरीदवा कर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि आरती भाइयों को भी 2.5% वृत्त उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फसल खरीद के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। ऐलनाबाद चुनाव के बारे में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार उपचुनाव के लिए तैयार है और ऐलनाबाद व कालका के लिए प्रत्याशियों की घोषणा बैठक के बाद तय की जाएगी। पंजाब में भाजपा की विधायक श्री हुई मारपीट पर प्रतिक्रिया देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह पंजाब सरकार की विफलता है और वे इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वहां किसान उग्र आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब में सरकार ने फसल खरीद के प्रबंध भी अभी तक नहीं किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद के दिन गुजरात में गिरफ्तार हुए किसान नेता तो टिकैत बोले राज्य अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद से रेलवे पर भी मिला जुला प्रभाव पड़ा। इस बीच भाकियू नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद को सफल बताते हुए कहा कि जब किसान नेता युद्धवीर सिंह अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब पुलिस वहां उन्हें प्रेस के बीच में से लेकर गई। तो ये गुजरात मॉडल है जो हम बताना चाहते थे। गुजरात के लोग पूर्ण रूप से बंधन में हैं, पूरा आजाद नहीं हुआ गुजरात तो पूरा कैप्चर में है। ऐसे हालात तो पूरे देश में नहीं है जैसे गुजरात में है। रेलवे ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों को छोड़कर देश भर में रेल सेवाओं पर भारत बंद का असर कम रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी नहीं जीत सकती, अमित शाह के बयान पर ममता ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, बंगाल की जंग अब नंदीग्राम पर टिक गई है। पहले दौर के मतदान के बाद अब नजरें नंदीग्राम की महासंग्राम पर है। नंदीग्राम में होली के सब रंग दिख रहे हैं। ममता बनर्जी इस महामुकाबले के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 1 अप्रैल की वोटिंग तक वो नंदीग्राम में ही जमी रहेंगी। बीती शाम ममता नंदीग्राम की चोट वाली जगह पर पहुंची और व्हील चेयर से हुंकार भरी। वहीं पहले राउंड के बाद जुबानी जंग भी और तेज हो गई। शाह ने 30 में 26 सीटों का दावा किया तो ममता बोली ईवीएम में घुसकर देखा क्या। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु, स्टालिन का बड़ा वादा, कहा हम सत्ता में आए तो ना सीएए आएगा और ना ही कृषि कानून। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी द्रमुक यानी डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो राज्य में
सीएए को लागू नहीं करने दिया जाएगा। स्टालिन ने सीएए के मुद्दे पर संसद में भाजपा का समर्थन करने को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक की आलोचना की। कहा कि यदि अन्नाद्रमुक और राज्यसभा में पीएमके के एकमात्र सदस्य ने संबंध विधेयक के खिलाफ मतदान किया होता तो सीएए अस्तित्व में नहीं आया होता। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के लिए दोनों दलों भाजपा और अन्नाद्रमुक को दोषी ठहराया जाना चाहिए। अन्नाद्रमुक पर चुनाव से पहले नाटक करने का आरोप लगाया और याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने पहले सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। उन्होंने कहा, मैं आश्वासन देता हूं, हम सत्ता में आने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सत्ता में आने के बाद हम तमिलनाडु में हम सीएए लागू होने नहीं देंगे। यह स्टालिन द्वारा दिया गया आश्वासन है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने संसद में विधेयक का विरोध किया था। अन्नाद्रमुक ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने और 3 तलाक को खत्म करने जैसे मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन अब वह अल्पसंख्यकों के रक्षक होने का नाटक कर रही है। उन्होंने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित नहीं करने को लेकर भी मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की आलोचना की। बता दें, दिल्ली के शाहीन बाग सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। डीएमके नेता राजा ने मांगी सीएम पलानीस्वामी से माफी। इस बीच राज्य की विपक्षी पार्टी डीएमके के नेता ए राजा ने एक चुनावी रैली में सीएम पलानीस्वामी को अवैध संतान बता दिया। उनकी इस आपत्तिजनक टिप्पणी से सीएम भावुक हो गए और रो पड़े। ऐसे में राजा ने बाजी हाथ से निकलते देख सोमवार को माफी मांगकर मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास किया। राजा ने कहा कि एक चुनावी सभा में सीएम पलानीस्वामी के भावुक होने से मैं आहत हूं। मेरा इरादा उन पर निजी हमले का नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ उनके राजनीतिक करियर को लेकर तुलना कर रहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, 31 मार्च को होगा ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद आज अचानक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने बताया कि शरद पवार के गाल ब्लैडर में समस्या है, इसका ऑपरेशन 31 मार्च को होगा। शरद पवार की बेटी व सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर बताया कि उनके पिता का आगामी 2 सप्ताह का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। ऑपरेशन के बाद शरद पवार आराम करने वाले हैं। नवाब मलिक ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि शरद पवार की तबीयत रविवार को ही थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। उनके पेट में दर्द था, इसी वजह से चेकअप के लिए उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उन्हें गाल ब्लैडर की समस्या है। नवाब मलिक ने बताया कि शरद पवार खून पतला करने की दवा ले रहे थे, लेकिन इस दिक्कत के चलते उन्होंने दवा बंद कर दी है। उन्हें अब 31 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जहां पर उनकी एंडोस्कोपी और सर्जरी की जाएगी। अस्पताल में डॉक्टरों ने गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करने का समय दिया है। शरद पवार के आगामी 15 दिनों तक के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए पर हमला करने वाले हमारे लोग नहीं, बोले टिकैत। उन्होंने खुद ही अपने ऊपर कराया हमला। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी विधायक पर हमले में किसान संगठनों का कोई हाथ नहीं है। उनके लोगों ने एमएलए को केवल काले झंडे दिखाए थे। टिकैत का आरोप है कि विधायक ने खुद ही अपने ऊपर हमला कराया, जिससे किसानों पर तोहमत लगाई जा सके। टिकैत ने कहा कि किसान संगठन शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाने में यकीन रखते हैं, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार किसान संगठनों को बदनाम करके आंदोलन को खत्म कराना चाहती है। इसी वजह से पहले 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस के जरिए साजिश रची गई, तो बाद में फिर टूल किट को निशाना बनाकर आंदोलन को बदनाम किया गया। किसान नेता का कहना है, हम लोगों को केवल एक ही लक्ष्य है और वह है तीनों काले कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी पर कानून। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, तब तक किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस लौटकर नहीं जाएंगे। आंदोलन में शामिल कोई भी किसान हिंसा में यकीन नहीं करता। उनका मानना है कि बीजेपी किसानों को बदनाम करने के लिए और भी साजिश कर सकती है। गौरतलब है कि पंजाब में भाजपा के एक विधायक की शनिवार को मुक्तसर जिले के मलोट में किसानों के एक समूह ने पिटाई कर दी थी। अबोहर के विधायक अरुण नारंग संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मलोट गए थे, लेकिन किसानों ने उनका तीखा विरोध किया और पिटाई करके उनके कपड़े तक फाड़ दिए। वहां तैनात पुलिस अधिकारी नारंग को निकालकर सुरक्षित जगह ले गए। नारंग ने बताया कि उन्हें कुछ लोगों ने घूंसा मारा और उन लोगों ने उन पर काला रंग भी फेंका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु का राहुल गांधी ने किया शुक्रिया अदा, बोले ये चुनाव इतिहास और हितों को बचाने की लड़ाई है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए रण में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी शोर के बीच राहुल गांधी ने तमिलनाडु की जनता का शुक्रिया अदा किया है। रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह चुनाव से कहीं अधिक है, यह तमिल संस्कृति, इतिहास और हितों को बचाने की लड़ाई है। धन्यवाद आपके प्रोत्साहन और समर्थन के लिए तमिलनाडु। इससे पहले राहुल गांधी ने अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के बाद वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगे झुकने को मजबूर हुए हैं। चेन्नई
चेन्नई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, दुर्भाग्य से उन्होंने तमिलनाडु के लोगों का जो पैसा चुराया है उसके चलते वह अब फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि देश में हर कोई मोदी और शाह के समक्ष सिर झुकाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाईचारे और समानता के विचार में विश्वास करती है। गांधी ने आरोप लगाया कि यह भारत और तमिलनाडु के विचार पर हमला है और वह आरएसएस और नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित है। वे एक ऐसा तमिलनाडु चाहते हैं जो उनके सामने झुक जाए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भारत की नींव का हिस्सा है। उन्होंने तमिल सीखने की इच्छा भी व्यक्त की। मैं तमिल लोगों के साथ एक रिश्ता, बराबरी का रिश्ता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तमिलनाडु से चले, दिल्ली से नहीं। गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले चुनावों में तमिलनाडु के राजनीतिक दलों अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच मुकाबला था। इस बार एक तरफ अन्ना द्रमुक आरएसएस मोदी शाह है तो वहीं दूसरी ओर तमिल लोग हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।